इसकी प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भी सारी धार्मिक क्रियाएं हैं, साहित्य और कला का विकास हुआ है, वो सारी चीजों को हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी में। और हम बात कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य की। तो पिछले वीडियो में हमने साम्राज्य की तो बात कर ली, इसकी प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भी सारी धार्मिक क्रियाएं हैं, साहित्य और कला का विकास हुआ है, वो सारी चीजों को हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको सम्मिलित रूप से हमने प्रशासनिक व्यवस्था का नाम दिया हुआ है। तो विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, क्या था, सारी चीजों को एक एक करके हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। लेट ना करते हुए, क्योंकि लंबी हो सकती है वीडियो, तो जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं भाई। केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन, राजा जो है वो प्रधान पदाधिकारी हुआ करता था, ठीक है। साथ ही साथ राजा को राय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राय, अच्युत राय, कृष्णदेव राय, ठीक है। सो राय कहा जाता था। न्याय, धर्मनिरपेक्षता, शांति और सुरक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका होगा? राजा का ही हुआ करता था, ठीक है। सो सारे के सारे काम केंद्रीय प्रशासन में धर्म से रिलेटेड, न्याय से रिलेटेड, शांति सुरक्षा से रिलेटेड कौन कर रहा है भैया? राजा ही कर रहा है। युवराज यानी राजा का जो उत्तराधिकारी होने वाला है, वो युवराज जो है, उसकी भी प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी, ठीक है। जीवन काल में ही राजा मैक्सिमम अपना उत्तराधिकारी जो है नियुक्त कर देते थे कि भैया अगला उत्तराधिकारी, अगला राजा कौन बनेगा, यही। तो ये तब तक जब वो उसको क्या कर देते थे? उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तब तक वो युवराज कहलाता था। फिर भैया राजा के जाने के बाद जब तक उसका राज्याभिषेक ना होगा, युवराज कहलाएगा। तो वो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। राजा को सलाह देने के लिए सलाहकार समिति हुआ करती थी, जो राजा के लिए थी, इसलिए उसको राज परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राज परिषद। और राज परिषद प्रांतीय शासक, सामंत, व्यापारिक निगमों, इन सब को मिला के कहलाता था, मतलब इनको भी शामिल किया जाता था। प्रधानमंत्री जो अगला मंत्रियों में हेड व्यक्ति है, या महाप्रधानी मंत्री परिषद का प्रमुख पदाधिकारी हुआ करता था। कौन? प्रधानमंत्री, ठीक है। साथ ही साथ राज्य के जो मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, विभाग अध्यक्ष हैं, ये राजा के निकटतम जो संबंधी हैं, वो व्यक्ति भी इसमें शामिल हुआ करते थे, ठीक है। लगभग 20 सदस्य इसमें हुआ कर रहे होते थे, किसमें? मंत्री परिषद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें। मंत्री परिषद राजा को सलाह प्रदान तो करती ही थी, लेकिन उसको मानने की कोई बाध्यता नहीं थी कि मंत्री परिषद ने ये बोला तो राजा मानेगा ही। उसने कहा कि नहीं भैया, नहीं माननी, तुमने दे दी, अपना काम कर दिया, बात करो, ठीक है। युवराज एवं राजा, इसके बाद महाप्रधानी जो था, मतलब वही बेसिकली प्रधानमंत्री जिसको हम बोल रहे हैं, विजयनगर प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी हुआ करता था। केंद्रीय प्रशासनिक स्तर पर हम बात करें तो एक सचिवालय हुआ करता था, सेक्रेटेरिएट, जो आजकल भी होता है, ठीक है, जिसका कार्य प्रशासन पर नियंत्रण रखना होता था। माननीय प्रधान या गृह मंत्री, रायसम यानी सचिव, कर्णिकम यानी हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति, और मुद्राकर्ता मतलब राजकीय मुद्रा रखने वाले, ये सभी के सभी प्रमुख कर्मी हुआ करते थे सचिवालय के, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करें, विजयनगर में राजा न्याय का सर्वोच्च पदाधिकारी तो होता ही था, हमने चर्चा कर ली है, लेकिन न्यायालय जो है उसमें प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर भी हुआ करते थे। निचली अदालतों के फैसले के विरुद्ध ऊपरी अदालतों में या राजा के पास अपीलें भेजी जा सकती थी, जो आजकल हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या हमारी जस्टिस जो प्रक्रिया है, जुडिशरी है, उसका अभिन्न अंग जो है वो तब यहां चलता था। न्यायिक व्यवस्था अत्यंत कठोर और हिंदू विधि विधान पर आधारित हुआ करती थी। ब्राह्मणों को मृत्युदंड तो दिया ही नहीं जा सकता था, चाहे वो कितना ही कृत्य कर लें, कितना ही सड़ा से सड़ा काम कर लें, कितना ही गिरा हुआ काम कर लें, मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। शास्त्रों में लिखा है ना भैया, गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड एवं अंग भंग करने की सजा देने का प्रावधान हुआ करता था। बाकी लोगों के लिए, ब्राह्मणों को नहीं मिलता था, ठीक है। जुर्माना लगाएंगे या फिर संपत्ति जब्त कर ली जा सकती थी। ये सारे के सारे उस समय पे क्या थे? न्यायिक कानून हुआ करते थे। विजयनगर की सैन्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो भैया सामंती सिद्धांतों पर ये भी काम कर रही थी, मतलब अगर राजा कमजोर है तो सामंत ओवरटेक करेंगे, ठीक है। चलिए, सेना में जो है पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हस्ती दल और तोपखाने की टुकड़ियां हुआ करती थी। विजयनगर में राजा की सेना कम होती थी, ऑब्वियसली बात है, सामंती व्यवस्था चल रही, सामंतों की सेना ज्यादा होगी। नायक, जागीरदार, प्रांतपति, यही तो सामंत है ना, इनकी ही तो सेनाएं राजा का सहयोग करेंगी, और जब नहीं करेंगी तो आप हार जाओगे, ठीक है। जुर्माना एवं संपत्ति जब्त करने की
ये तो पुरानी स्लाइड का इधर कॉपी हो गया मुझे लगता है। दंडनायक, दंडनायक सेना का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। राजकीय आय का एक बड़ा हिस्सा सेना और पुलिस पर व्यय किया जाता था, क्योंकि ये मेन है। उसके बावजूद भी कमजोर प्रणाली थी। कुछ कुछ राजा जो शक्तिशाली थे उनके समय अच्छी प्रणाली हुआ करती थी, सेना मजबूत थी, बाकियों के समय क्या है गड़बड़ हो जाता था। पुलिस विभाग का प्रधान कोतवाल की तरह कार्य करता था और पुलिस प्रधान राज्य में जो भी घटनाएं घटित होती थी उन पर निगरानी रख के राजा तक पहुंचाता था खबर। ठीक है, यहाँ पे प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो विभिन्न प्रांतों में विभक्त हुआ करता था। प्रांतों में आपका जो केंद्रीय प्रशासन है प्रांतों में विभक्त था, जिसे मंडल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडल कहा जाता था, या फिर प्रांत, कोट्टम और बलनाडु ये विभाजित हुआ करते थे। नाडु परगने को कहा जाता था। कोट्टम से छोटी इकाई होती थी, ठीक है, और नाडु 50 ग्रामों के समूह में वर्गीकृत हुआ करता था, जिसे मेला ग्राम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेला ग्राम। तो मेला ग्राम किसे कहा जाता था भैया? 50 ग्रामों के समूह को। ठीक है, चलिए विजयनगर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो हमेशा से रही है, चाहे वो चोल साम्राज्य हो चाहे कहीं हो, ग्रामी होती है और जिसे उर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उर। ठीक है, प्रांतपति प्रांतों के शासन का प्रमुख पदाधिकारी हुआ करता था और प्रांतपति का पद राज परिवार से संबंधित किसी व्यक्ति को ही दिया जाता था, या फिर वो नहीं है तो कोई महत्वपूर्ण सैनिक पदाधिकारियों को यह प्रदान किया जाएगा, अदरवाइज किसी को नहीं दिया जाएगा। प्रांतपति को प्रांतों के प्रशासन के संबंध में पूरी स्वतंत्रता हुआ करती थी कि आपको जैसा देखना है आप वैसा करो, बस प्रशासन अच्छी तरीके से होना चाहिए। केंद्र प्रांतीय प्रशासकों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। मतलब ये जो शक्ति का विभाजन है, सत्ता का विभाजन है, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है कि केंद्र मजबूर नहीं करेगा राज्यों को या प्रांतों को कि अपने हिसाब से हमारे हिसाब से काम करो, आपको खुली छूट है, बस व्यवस्था अच्छे से करोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए प्रांतपति जो है वो राजस्व वसूली और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य करता था। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो उसको हस्तक्षेप नहीं कर रहा है ना। साम्राज्य में जो है नायंकर व्यवस्था प्रचलन में थी। मतलब सेना नायकों को नायक कहा जाता था और ये सैनिक सामंत भी हुआ करते थे। यही नायकर व्यवस्था कहलाती है। सेना नायकों को राजकीय सेवा के बदले सेना रखने के परिणाम स्वरूप भूमि दी जाती थी, है ना। भूमि को ही अमरम कहा जाता है। ठीक है, अमरम कहा जाता है। इसके फलस्वरूप इन सेना नायकों को अमर नायक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमर नायक भी कहा जाता है। अमर नायक अमरम से प्राप्त, अमरम मतलब वही भूमि से प्राप्त राजस्व को केंद्र तक पहुंचाने एवं राजा के लिए निर्धारित सेना का गठन करने का उत्तरदायित्व वहन करते थे। कौन? वही अमर नायक, अमर सेना जो सेनापति हुआ करते थे। नायक की सेना का सेनापति एवं प्रशासनिक एजेंट क्या था? स्थानपति। अमर नायक के 2 केंद्रीय पदाधिकारी हुआ करते थे। नायकों पर नियंत्रण के लिए महामंडलेश्वर की नियुक्ति की जाती थी। समझ में आ गई? चलिए, विजयनगर प्रशासन में प्रत्येक गांव की अगर बात करें तो उनको वार्डों में विभाजित किया गया था। जैसे हमारे यहाँ स्थानीय प्रशासन चलता है, वैसे ही गांव के प्रशासन को संभालने के लिए सभा हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? सभा हुआ करती थी। सार्वजनिक भूमि दान देने या बेचने, भूमि अभिलेख तैयार कराने और राजस्व की वसूली करने, प्राकृतिक आपदा के समय लगान को माफ किया जाना, सारे के सारे ये काम किसके होते थे? ग्राम सभा के ही हुआ करते थे। ठीक है, तो स्थानीय प्रशासन की बड़ी ही उत्तम यहाँ पे उदाहरण स्वरूप आपको यह विजयनगर साम्राज्य में प्रांतीय व्यवस्था मिल जाएगी, मतलब स्थानीय व्यवस्था। ठीक है, नाडु जो है ग्राम सभा से ऊपर की इकाई हुआ करती थी। इसके सदस्यों को नात्वर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नात्वर कहा जाता था। ठीक है, विजयनगर शासन में प्रत्येक गांव को स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई मानकर उसका गठन किया गया था, जिसका प्रशासन 12 व्यक्तियों को सौंपा जाता था। किसको? 12 व्यक्तियों को, जो आयंगर कहलाते थे। क्या कहलाते? आयंगर कहलाते थे। यह व्यवस्था विजयनगर प्रशासन में आयंगर व्यवस्था के नाम से जानी जाती थी। इन व्यक्तियों को सेवा के बदले लगान में छूट दी जाती थी। बेसिकली लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना इनका उत्तरदायित्व हुआ था। किसका? नायंगर का, आयंगर का। चलिए, राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या हुआ करता था? भूमि कर या लगान हुआ करता था। राजस्व व्यवस्था की हम बात करें तो उपज का 1/6 मतलब 6वां हिस्सा सामान्य रूप से लगान के रूप में वसूल किया जाता था। साथ ही साथ ब्राह्मणों वाली भूमि में 1/20 ब्राह्मणों से अगर हम टैक्स लेंगे तो बाकी नागरिकों से 1/6, यानी कि आपने 6 बोरे गेहूं उगाया अपनी जमीन में तो आपको 1 गेहूं बोरा दे देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन
अगर वही चीज टैक्स आप ब्राह्मणों से लोगे तो 20 बोरे उगाए हैं तो 1 देना। मंदिरों की अगर बात करी जाए तो वही चीज एक 30 हो जाती थी, 30 बोरे पे 1 बोरा आपको टैक्स स्वरूप दिया जाता था। चारागाह, संपत्ति, उद्योग, मकान, व्यवसाय, सामाजिक एवं सामुदायिक ये प्रकार के कर भी हुआ करते थे जिनसे राज्य की आय हुआ करती थी। विधवा विवाह के अतिरिक्त सभी तरह के विवाह पर कर लगाया जाता था। अगर आप विधवा विवाह कर रहे हैं तो आप पे क्या है, टैक्स नहीं लगेगा। बाकी कोई भी कर अगर आप विवाह कर रहे हो तो टैक्स लगेगा। राजस्व व्यवस्था ठेकेदारी प्रथा पर आधारित थी। किस पे? ठेकेदार, जो भी भैया ज्यादा बोली लगाएगा उसको ठेका दे दिया जाएगा और वो टैक्स उगा के हमें देगा। ठीक है। अनाज एवं नगद राशि में ही कर वसूल किया जाता था, या तो अनाज दे दो या नगद दे दो। विजयनगर साम्राज्य में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन तो था ही, क्योंकि हिंदू व्यवस्था है तो हिंदू व्यवस्था में तो वर्ण व्यवस्था चलती है। समाज में ब्राह्मण सर्वोपरि, ब्राह्मणों को मृत्युदंड दिया नहीं जाएगा। सेना एवं प्रशासन में ब्राह्मणों को बड़े पद दिए जाएंगे। क्षत्रिय वर्ग के संबंध में अगर बात करें तो बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। लेकिन समाज का जो तीसरा वर्ग था, चट्टी या सट्टी उनको कहा जाता है, जिसमें बड़े छोटे व्यापारी हुआ करते थे। इसके अंतर्गत लोहार भी हो गए, स्वर्णकार हो गए, दस्तकार हो गए, जुलाहे, बढ़ई, ये रेड्डी और मूर्तिकार वगैरह सब आते थे। चट्टी शट्टी जो है ना, सो ये सभी क्या कहलाते थे, मतलब थर्ड वर्ण हो जाता था उस समय। हमारे यहाँ का जो बणिक वर्ग है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जिसको हम बोलते थे, वो यहाँ चट्टी और शट्टी कहलाता था। बाजीगर हो गए, मछुआरे, जोगी, इनको समाज में निम्न स्तर का माना जाता था। ठीक है। मछुआरे, जोगी, बाजीगर वगैरह। ठीक है। स्त्री पुरुष दासों का भी अस्तित्व हुआ करता था। दोनों प्रकार के दास यहाँ पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो स्त्रियों को बहुत अच्छी दशा तो थी नहीं, उपभोग की वस्तु ही समझा जा रहा था यहाँ भी। साथ ही साथ अभिजात वर्गीय महिलाएं साहित्य, संगीत, नृत्य इन सब की शिक्षा लेती थी। निम्न वर्ग की स्त्रियां व्यवसाय या दस्तकारी का कार्य ही करती थी। ठीक है। राज परिवार हो गया, सामंत वर्ग हो गया, कई पत्नियां रखते थे। ऑब्वियसली बात, बहुपत्नी विवाह चल ही रहा है। सामान्यतया एकात्मक विवाह का ही वैधानिक प्रचलन हुआ करता था, एक ही विवाह हुआ करता था। राज परिवार में रखेले, दासियां ये सभी भी रखी जाती थी। ठीक है। चले, तत्कालीन समाज में गणिकाओं और देवदासियां, इनका भी बहुत अस्तित्व हुआ करता था। देवदासियां सम्मानित मानी जाती थी क्योंकि देवताओं को उनने खुद को दान कर दिया। सती प्रथा विद्यमान हुआ करती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं हुआ करता था। विधवा पुनर्विवाह हुआ करते थे, जैसा हमने कहा कि टैक्स भी नहीं लगता था, है ना, लेकिन विधवाओं की स्थिति बड़ी खराब थी, शोचनीय स्थिति हुआ करती थी। सतियों की स्मारक बनाने की परंपरा भी यहाँ हुआ करती थी। बड़ी बड़ी जो सती हैं उनकी प्रतिमाएं बनाई जाती थी। स्त्री पुरुष श्रृंगार और प्रसाधनों का दोनों शौक रखते थे इस समय में। साथ ही साथ मांस और मदिरा का प्रचलन भी यहाँ विजयनगर साम्राज्य में देखने को मिल जाता है। तत्कालीन समाज में शतरंज, पासा, जुआ, संगीत, नृत्य, नाटक ये सभी प्रमुख मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। किसके? विजयनगर साम्राज्य के। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों सूती रेशमी कपड़े पहनते थे। पुरुष कमीज और धोती पहनते थे दुपट्टा के साथ, बाकी पगड़ी भी धारण करते थे, लेकिन स्त्रियां साड़ी और चोली पहना करती थी। धनी पुरुष जो थे वो जरीदार कपड़े पहनते थे, लेकिन राज परिवार की जो स्त्रियां थी वो पेटीकोट और दुपट्टा भी पहना करती थी। धनी वर्ग के व्यक्तियों जो थे वो जूते भी पहना करते थे। आम व्यक्ति जूते नहीं पहनते थे, पैसे ही नहीं होते होंगे। हाथ हार, पैर का कड़ा, कुंडल, भुजबंद ये बहुत सारे आभूषण हैं जिनका प्रचलन चल रहा था वहां पे। वीर पुरुष जो हुआ करते थे वो राज्य द्वारा सम्मानित व्यक्ति गंडपेंद्र नामक आभूषण पैर में धारण करते थे। ठीक है। गंडपेंद्र। चलिए, चंदन, केसर, कस्तूरी ये सुगंधित द्रव्य थे जो आज हम सेंट के रूप में यूज करते हैं। वहां पे इस प्रकार की सुगंध के लिए यूज किए जाते थे। चाहे यक्षगान हो, छाया नाटक हो, और नाटकों का अलग अलग प्रकार के प्रचलन हुआ करता था। स्त्री और पुरुष दोनों क्या है, अभिनय कर सकते थे, भाग ले सकते थे। बाल विवाह की बात करें तो प्रचलन था। दहेज प्रथा का भी बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पे प्रचलन हुआ करता था। इन रीतियों को समाज में घृणित दृष्टि से देखा भी जाता था, लेकिन मंद थोड़ी थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था की। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। तो आर्थिक व्यवस्था, आय का प्रमुख सूत्र जो था वो हमने बात कर ली, कृषि ही था। और इस समय भू स्वामित्व के बहुत सारे अलग अलग रूप हुआ करते थे, जैसे ब्रह्मदेय,
देवदेव, मठापुर, ये सब भूमि हुआ करते थे। ब्राह्मणों, मठों, मंदिरों को दान में दी गई भूमि कहलाती थी। भंडारवाद ग्राम, भंडारवाद ग्राम मतलब सीधे नियंत्रण वाली भूमि जो होती थी राज्य के, उसको बोलते थे अमरम भूमि। अमरम भूमि सैनिक और असैनिक कार्यों के बदले ये दी जाने वाली भूमि हुआ करती थी। कुंटग्गी, कुटग्गी मतलब पट्टे पर दी जाने वाली भूमि कहलाती थी। उबली, उबली गांव में विशिष्ट सेवा के बदले दी गई जमीन हुआ करती थी। यहाँ पे चावल, जौ, दलहन, नील, तिलहन, काली मिर्च, कपास, अदरक, इलायची, नारियल इत्यादि फसलें जो हैं प्रमुख हुआ करती थी इस समय की। साथ ही साथ उद्योग धंधों में बात करें तो धातु कर्म का व्यवसाय बहुत ज्यादा तेजी में चल रहा था, प्रगति पर था। वस्त्र और इत्र बनाने के उद्योग भी विकसित हो गए थे। इस्पात से बने सामान, वस्त्र, शक्कर एवं सीरा विदेशों को विजयनगर से भेजा जाता था। तो यानी कि व्यापार संबंध भी थे, आयात निर्यात का काम भी हो रहा है। घोड़े हो गए, सिल्क हो गए, जवाहरात ये आयात किए जाते थे। और पुर्तगाल और मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यावसायिक संबंध थे। अगर हम विभिन्न चीजों की बात करें तो हीरे, कपूर, रेशम, सिंदूर, कस्तूरी, मालावार की, काली मिर्च और चंदन की यहाँ पे खरीदी बिक्री की जाती थी अधिक मात्रा में। विजयनगर में हिंदू धर्म की स्थिति, क्योंकि भाई हिंदू साम्राज्य तो श्रेष्ठतम होगी, इसी के फलस्वरूप इस काल को हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का काल भी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य में शैव यानी शिव जी को मानने वाले, वैष्णव यानी विष्णु जी को मानने वाले धर्म प्रमुख रूप से माना जा रहा था। और यहाँ पर चाहे वो यज्ञ, आहुति हो या बलि हो, इन सब का प्रचलन भी मिलता है देखने को। समाज में पुरोहित और ब्राह्मणों की स्थिति बहुत ही सम्माननीय थी। साथ ही साथ साहित्यिक और शैक्षणिक व्यवस्था भी बहुत ही मिल जाती है यहाँ पे विजयनगर के शासनकाल में। विजयनगर में अग्रहार, मठ, मंदिर ये शिक्षा का प्रचार का काम कर रहे थे। साथ ही साथ विद्वानों को यहाँ पे संरक्षण भी राजकीय रूप से प्राप्त हुआ करता था। विद्वानों को टैक्स फ्री भूमि दी जाती थी, ऑब्वियस सी बात है। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये सारी की सारी भाषाएं इस काल में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषाएं हैं। कृष्ण देव राय ये सबसे प्रमुख राजा रहे हैं या शासक रहे हैं। कहाँ के विजयनगर के। तेलुगु भाषा में बहुत सारा इन्होंने काम करवाया है। एक ग्रंथ है आयुक्त माल्यथ, ये प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें पूरे विजयनगर के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। सायणाचार्य, माधवाचार्य, विद्यारण्य, अलसनी इस काल के प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं। अलसनी, मनुचरितम, नंदी तिम्बम ये व्यक्ति हैं जिनका पारिजातापरण ये दरबारी संगीतकार लक्ष्मी नारायण की संगीत सूर्योदय बुक है। ये पुस्तकें जो हैं यहाँ पे साहित्य में श्रेष्ठ गिनी जाती हैं। साथ ही साथ कलात्मक विकास की बात करें तो विभिन्न कलाओं का विकास हुआ है, जैसे कि स्थापत्य के क्षेत्र में विजयनगर सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। आज भी जाओगे तो जो भग्नावशेष हैं, टूटे फूटे, हम्पी चले जाओ विजयनगर की राजधानी, वहां पे आपको ऐसे अवशेष मिल जाएंगे जो उस समय की कला को आज भी देखोगे ना आप तो आज के लिए भी उम्दा कारीगरी उस समय। ठीक है, स्थापत्य कला में कृष्णदेव राय का 1000 खंभों वाला मंदिर जो है वो विट्ठल स्वामी का मंदिर है। ये सर्वाधिक उत्कृष्टतम स्थापत्य के नमूने हैं। विजयनगर के मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। कौन सी शैली में? द्रविड़। दक्षिण की जो शैली है वो द्रविड़ शैली है। और इसी के साथ मैं बता दूं आपको कि यहाँ हमने प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक सारी व्यवस्थाएं विजयनगर की कर ली। तो मुझे लगता है विजयनगर भी समाप्त। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, दक्षिण भारत तो अब खत्म हो गया और मुझे लगता है मध्यकालीन भारत की भी हमने लगभग सारी चर्चाएं कर ली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।